नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज तारीख है 25 जनवरी 2026। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारे डेली लर्निंग डोज, आसान ज़बान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज का दिन वाकई में बड़े फैसलों का दिन लग रहा है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन हमारे लोकतंत्र की सबसे बुनियादी चीज यानी वोटर लिस्ट्स को टेक्नोलॉजी से कस रहा है। हाँ, तो दूसरी तरफ दिल्ली में यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऐसी डील पर बात हो रही है जो भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। आज की चर्चा असल में एक बैलेंसिंग एक्ट के बारे में है। बैलेंसिंग एक्ट, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसी संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। बिल्कुल। आज नेशनल वोटर्स डे है और इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो सभी लिसनर्स को नेशनल वोटर्स डे की शुभकामनाएं। हाँ, बिल्कुल। तो आज जैसा आपने कहा 16वां नेशनल वोटर्स डे है, 16th। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई की स्थापना हुई थी। अच्छा, तो ईसीआई का स्थापना दिवस है ये। हाँ, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए 2011 से हम इस दिन को नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मना रहे हैं। राइट। और इस साल की कोई थीम भी होगी? यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए थीम्स अक्सर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हाँ, थीम है और काफी अच्छी थीम है। इस साल की थीम है माई इंडिया माई वोट, सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, माई इंडिया माई वोट, सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, असली खबर सिर्फ जश्न नहीं है। असली खबर है ईसीआई का एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव कदम, एक बहुत बड़ा डेटा क्लीन अप ड्राइव। हाँ, मैंने हेडलाइंस देखी। ईसीआई ने 1.5 करोड़ यानी 17.5 करोड़ वोटरों की एक लिस्ट जारी की है जिनमें कुछ गड़बड़ियां हैं। 17.5 करोड़, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। और ये आंकड़ा हमें ये भी बताता है कि हमारी इलेक्टोरल रोल्स में कितनी सफाई की जरूरत थी। तो ईसीआई को ये सब मिला कैसे? मतलब क्या कोई डोर टू डोर सर्वे हुआ था? नहीं, ये किसी इंसान की गिनती का नतीजा नहीं है। ये है बिग डेटा एनालिटिक्स का कमाल। अच्छा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ईसीआई ने अपने वोटर डेटाबेस पर, जो कि बहुत विशाल है, उस पर एडवांस्ड एल्गोरिदम्स चलाए और इन एल्गोरिदम्स ने कुछ पैटर्न्स को पकड़ा जिन्हें ईसीआई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कह रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, हाँ? यानी तार्किक विसंगतियां। बिल्कुल। ये होती क्या है? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे एक बहुत कॉमन डिस्क्रिपेंसी है उम्र को लेकर। मान लीजिए ईसीआई के रिकॉर्ड में एक ही परिवार में माता पिता और बच्चे की उम्र में सिर्फ 10 या 12 साल का फर्क दिख रहा है, जो बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली। तो एल्गोरिदम तुरंत इसे फ्लैग कर देता है। या फिर एक और उदाहरण है, एक ही पते पर एक ही घर में 20-25 से ज्यादा वोटरों का रजिस्टर्ड होना, यह भी सस्पिशियस है। हो सकता है वो कोई हॉस्टल हो, पर फिर भी जांच तो होनी ही चाहिए। सही कहा, जांच होनी चाहिए। एल्गोरिदम ये नहीं कहता कि ये फ्रॉड है, वो बस कहता है कि ये अनयूजुअल है, इसकी जांच करो। एक मिनट रुकिए। अगर ईसीआई के एल्गोरिदम को पता है कि माँ और बेटे की उम्र में सिर्फ 12 साल का फर्क है, तो ये तो साफ साफ एक क्लेरिकल एरर, एक टाइपिंग की गलती लगती है। ईसीआई उसे खुद ही ठीक करने के बजाय उस वोटर का नाम हटाने की प्रक्रिया क्यों शुरू कर रहा है? यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा डिलेमा है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही मेंस के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है। राइट। ईसीआई का कहना है कि वो सुओ मोटो यानी खुद से डेटा नहीं बदल सकता। इसके पीछे एक कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया? कौन सा कानून? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। 1950? हाँ, इसका सेक्शन 22, मैं फिर से बोलता हूँ, सेक्शन 22, ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ को नाम जोड़ने, हटाने या सही करने की शक्ति देता है। लेकिन इसकी एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यह है कि ईआरओ को पहले उस व्यक्ति को नोटिस देना होगा जिसका नाम हटाया या बदला जा रहा है, उसे सुनवाई का मौका देना होगा। अच्छा। ईसीआई का डर यह है कि अगर वो खुद से बिना नोटिस के बदलाव करने लगे तो उस पर मनमानी करने के आरोप लग सकते हैं।
कल को कोई कह सकता है कि ईसीआई ने जानबूझकर किसी खास समुदाय के वोट काट दिए। समझ गई। तो ये एक तरह से नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की कोशिश है। बिल्कुल, ऑडी अल्टरम पार्टम हियर द अदर साइड। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि एक छोटी सी टाइपिंग की गलती की वजह से एक असली वोटर को परेशानी हो सकती है। और इन 1.5 करोड़ में से 30 लाख अनमैप्ड वोटर्स भी हैं। ये क्या चीज़ है? ये घोस्ट वोटर्स हैं क्या? आप कह सकते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है पर आसान भाषा में समझिए। हाँ, बताइए। ईसीआई के पास साल 2002 का एक बेसलाइन लेगेसी डेटा है। हाँ। एक तरह से ये हमारी वोटर लिस्ट का फाउंडेशन है। ओके, 2002 का डेटा। थ्योरेटिकली आज के हर वोटर का रिकॉर्ड उस पुराने डेटा से जुड़ा होना चाहिए। एक तरह की डिजिटल लिनेज होनी चाहिए, एक ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। ये 30 लाख अनमैप्ड वोटर्स वो एंट्रीज हैं जिनका कोई पुराना कनेक्शन या ऑडिट ट्रेल नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे ये नाम सिस्टम में कहीं बाहर से आ गए, बिना किसी हिस्ट्री के। वाओ, तो ये तो सच में घोस्ट वोटर्स हो सकते हैं। हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि डेटा एंट्री में कोई गड़बड़ी हुई हो और उनका पुराना रिकॉर्ड लिंक न हो पाया हो, इसीलिए वेरिफिकेशन जरूरी है। तो ये सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई नहीं है, ये तो भारत के लोकतंत्र की आत्मा पर एक बहस जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये डिबेट इसी बात पर है। इलेक्टरल इंटेग्रिटी वर्सेस डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। इलेक्टरल इंटेग्रिटी वर्सेस डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। हाँ, यानी एक तरफ है चुनावी सूचियों की शुद्धता और दूसरी तरफ है किसी भी असली नागरिक को वोट के अधिकार से वंचित न करने का सिद्धांत। तो सवाल ये है कि क्या हम थोड़ी बहुत गड़बड़ी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने वाला लोकतंत्र चाहते हैं, या एक 100% सटीक लेकिन कुछ असली लोगों के बाहर रह जाने के जोखिम वाला लोकतंत्र? ईसीआई का ये कदम हमें दूसरे रास्ते की ओर ले जा रहा है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल दिया है। अभी हाल ही में 19 जनवरी 2026 को कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश दिया कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। पारदर्शिता? हाँ, और कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी का नाम मनमाने ढंग से ना कटे। सबूत का बोझ वोटर पर नहीं आना चाहिए। अच्छा। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि ग्राम पंचायत भवनों में लोकल सबमिशन पॉइंट्स बनाए जाएं, ताकि लोगों को अपनी बात रखने के लिए दूर ना जाना पड़े। तो ईसीआई के इस कदम के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या है? आपने आरपी एक्ट का तो जिक्र किया, पर संविधान में क्या लिखा है? संविधान में आर्टिकल 324 है। 324? जी, ये आर्टिकल ईसीआई को चुनाव कराने के लिए प्लेनरी पावर्स देता है। मतलब चुनाव से जुड़ी हर चीज पर ईसीआई का पूरा अधिकार है। प्लेनरी पावर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एब्सोल्यूट कंप्लीट पावर। संविधान में 3 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं: सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। हाँ, सुपरिंटेंडेंस यानी निगरानी रखना, डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश देना, और कंट्रोल यानी उन दिशा निर्देशों को लागू करवाना। इन 3 शब्दों से ईसीआई को भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की जबरदस्त शक्ति मिलती है। और आर्टिकल 325 भी तो है, वो क्या कहता है? बिल्कुल, आर्टिकल 325 कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर वोटर लिस्ट में शामिल होने से रोका नहीं जा सकता। ये यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज के सिद्धांत को मजबूत करता है। तो एक तरफ आर्टिकल 324 ईसीआई को लिस्ट साफ करने की पावर देता है, और दूसरी तरफ आर्टिकल 325 ये सुनिश्चित करता है कि सफाई के नाम पर किसी के साथ भेदभाव न हो। परफेक्टली पुट। यही वो संवैधानिक संतुलन है जिसे ईसीआई को बनाए रखना है। इस पूरी प्रोसेस में कुछ और टर्म्स भी सुनने में आ रही हैं, जैसे स्वीप और बीएलओ। इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। जरूर। स्वीप का मतलब है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। स्वीप? हाँ, ये ईसीआई का वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसका मोटो है नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। जी, और इस मिशन को जमीन पर उतारने का काम करते हैं बीएलओज, यानी बूथ लेवल ऑफिसर। अच्छा, बीएलओ। ये ईसीआई की जमीनी इकाई हैं। यही वो लोग हैं जो घर घर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं। इस पूरे क्लीनअप ड्राइव की सफलता इन्हीं बीएलओज के कंधों पर है। मतलब टेक्नोलॉजी एक जरूरी टूल है, पर आखिरी फैसला जमीन पर मौजूद बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी सिर्फ खतरे की घंटी बजा सकती है, तलवार नहीं चला सकती। अंतिम फैसला मानवीय जांच के बाद ही होना चाहिए, ताकि इलेक्टोरल इंटेग्रिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स के बीच संतुलन बना रहे। डेटा प्यूरिफिकेशन ड्राइव। अब आते हैं इसके मेंस एनालिसिस पर। डेटा प्यूरिफिकेशन वर्सेस डेमोक्रेटिक राइट्स, अगर इस पर सवाल आता है तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट क्या होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए,
प्यूरिफिकेशन के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क है धोखाधड़ी को खत्म करना। जैसे गोस्ट वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर्स। हाँ, सोचिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत हार का अंतर सिर्फ कुछ 100 वोटों का है। वहां अगर 1000 गोस्ट वोटर्स हैं तो वो पूरे चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं। सही बात है। दूसरा तर्क है संसाधनों का सही उपयोग। अगर हमारे पास एक्यूरेट रोल्स हैं तो हम पोलिंग स्टेशन की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ईवीएम्स का एलोकेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, सब कुछ ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। और तीसरा तर्क शायद टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना है। बिल्कुल। ईसीआई दिखा रहा है कि वो 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार है। वो बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा साइन है। ठीक है, ये तो हुए पक्ष में तर्क, लेकिन इसके खिलाफ यानी डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के रिस्क को लेके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? सबसे बड़ा रिस्क है एल्गोरिथमिक बायस। एल्गोरिथमिक बायस। हाँ, क्या होगा अगर एल्गोरिथम ही गलती करे? मान लीजिए एल्गोरिथम को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वो किसी खास तरह के नाम या पते को ज्यादा फ्लैग करता है। ओह, तो एक क्लरिकल एरर की वजह से किसी नागरिक का सबसे कीमती संवैधानिक अधिकार यानी वोटिंग का अधिकार छिन सकता है। और दूसरा रिस्क है बर्डन ऑफ प्रूफ का। सही, सबूत का बोझ वोटर पर आ रहा है कि वो साबित करे कि वो असली है, जबकि होना यह चाहिए कि ईसीआई साबित करे कि वोटर नकली है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। और इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी तो है। बिल्कुल है। फेडरल टेंशंस, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का उदाहरण लीजिए, जहां अनमैप्ड वोटर का मुद्दा सीधे सीधे सीएए, एनआरसी जैसे राजनीतिक बहसों से जुड़ जाता है। राइट। राज्य सरकारें कह सकती हैं कि केंद्र सरकार ईसीआई का इस्तेमाल करके उनके वोटरों को निशाना बना रही है। इससे केंद्र राज्य संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड है एक हाइब्रिड वेरिफिकेशन मॉडल। हाइब्रिड मॉडल? हाँ, यानी एल्गोरिथम सिर्फ फ्लैग करे, डिलीशन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद हो। ह्यूमन टच को हटाया नहीं जा सकता। और क्या किया जा सकता है? दूसरी चीज है सुओ मोटू करेक्शन। जहां गलती साफ साफ दिख रही है, जैसे उम्र में टाइपिंग की गलती, वहां नाम हटाने की जगह एक करेक्शन ड्राइव चलाई जा सकती है। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ट्रांसपेरेंसी। हटाए गए नामों की सूची रियल टाइम में सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जानी चाहिए। उनके बूथ लेवल एजेंट्स BLAs को वेरिफिकेशन प्रोसेस में शामिल किया जाना चाहिए। फैंटास्टिक। तो ये था नेशनल वोटर्स डे और ईसीआई के सुधारों पर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। जी। तो जिस तरह भारत अपने अंदरूनी लोकतांत्रिक प्रोसेस में टेक्नोलॉजी और इंसानी हकूक के बीच संतुलन बना रहा है, वैसे ही बाहर की दुनिया में भी बड़े स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट्स चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली में हो रहा इंडिया EU समिट। इसे तो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। और ये नाम बिल्कुल सही है। ये डील अगर हो जाती है तो ये भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो कौन कौन आ रहा है EU की तरफ से? ये नाम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, बिल्कुल। EU की टॉप लीडरशिप दिल्ली में है और ये हमारे 77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट्स हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। वाओ। 3 बड़े नाम हैं। हाँ। पहला, उर्सुला वॉन डर लायन। उर्सुला वॉन डर लायन? जी, ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। दूसरा नाम है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। और तीसरा नाम है काजा कैलास। काजा कैलास, ये EU की हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, मतलब उनके विदेश मंत्री। ये तीनों एक साथ भारत में? ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और वो यहाँ सिर्फ गणतंत्र दिवस की परेड देखने नहीं आए हैं। उनका मुख्य एजेंडा है इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को फाइनल करना, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। पर क्यों? ऐसा क्या खास है इसमें? इसका स्केल देखिए। ये डील भारत के 1.4 अरब लोगों और EU के करीब 45 करोड़ लोगों को, यानी कुल मिलाकर लगभग 2 अरब लोगों के बाजार को एक साथ जोड़ेगी। 2 अरब लोग? हाँ, ग्लोबल GDP का लगभग 1/4 हिस्सा। इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। लेकिन पहले तो EU के साथ हमारी बातचीत ट्रेड डिस्प्यूट्स पर ही अटकी रहती थी। कभी IPR को लेकर, कभी टैरिफ्स को लेकर। ये गर्मजोशी अचानक कैसे? इसकी 2 बड़ी वजह हैं, यूक्रेन वॉर और चाइना फैक्टर। ओके। इन दोनों ने जियोपॉलिटिकल समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। EU को अब समझ आ गया है कि वो चीन पर, खासकर अपने सप्लाई चेन्स के लिए, इतना ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता। तो वो डी-रिस्किंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। EU अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए डी-रिस्किंग की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। वो चाइना+1 पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और वो +1
भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और भारत के लिए क्या बदला है? भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को पूरा करना है। हमें मेक इन इंडिया को सफल बनाना है। इसके लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बड़े बाजारों की जरूरत है। ईयू ये तीनों चीजें ऑफर करता है। तो ये एक तरह से अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है जो अब अ मैरिज ऑफ कन्विक्शन बन रही है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। जो पहले मजबूरी का रिश्ता लगता था, वो अब जरूरत और भरोसे का रिश्ता बन रहा है। इस रिश्ते को फॉर्मलाइज करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स भी तो बने होंगे। हाँ बिल्कुल। सबसे नया और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है इंडिया यूएस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, यानी टीटीसी। टीटीसी ये कब बना? ये 2023 में बना था और ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ईयू का ऐसा काउंसिल सिर्फ एक और देश के साथ है, यूएसए। ओह, तो भारत दूसरा ऐसा देश है जिसके साथ ईयू ने टीटीसी बनाया है। जी, और ये काउंसिल क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब पर सहयोग के लिए बनाया गया है। और एफटीए की बातचीत का क्या इतिहास रहा है? एफटीए की बातचीत, जिसे ऑफिशियली ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट या BTIA कहते हैं, वो 2007 में शुरू हुई थी। 2007 में? काफी पुरानी बात है। हाँ, लेकिन 2013 में कुछ मुद्दों पर सहमति ना बन पाने की वजह से बातचीत रुक गई थी। अब 2022 में इसे फिर से शुरू किया गया है और इस बार माहौल काफी पॉजिटिव है। तो चलिए इस डील की गहराइयों में उतरते हैं। मेंस के लिहाज से इसके 3 मुख्य पहलू क्या हैं? इसके 3 मुख्य पहलू हैं जिन्हें हम स्ट्रेटेजिक ट्रायड कह सकते हैं। पहला, ट्रेड एंड इकोनॉमी, दूसरा, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, और तीसरा, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। ठीक है, तो पहले ट्रेड एंड इकोनॉमी से शुरू करते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? व्हाट आर आवर ऑफेंसिव इंटरेस्ट्स? हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है अपने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, यानी वो क्षेत्र जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके लिए यूरोप में जीरो ड्यूटी एक्सेस पाना। जैसे कि टेक्सटाइल्स, लेदर। बिल्कुल, टेक्सटाइल्स, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी। इन सेक्टर्स में हमारा माल यूरोप में सस्ता हो जाएगा, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और रोजगार पैदा होगा। और सर्विसेज सेक्टर में? सर्विसेज में हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट है मोड 4 में। मोड 4? हाँ, WTO की भाषा में मोड 4 का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। हम चाहते हैं कि हमारे IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज को यूरोप में जाकर काम करने में आसानी हो, वीजा नॉर्म्स आसान हो। गॉट इट। और बदले में ईयू हमसे क्या चाहता है? उनके ऑफेंसिव इंटरेस्ट्स क्या हैं? वो 2 चीजें चाहते हैं, एक टैरिफ्स में कटौती और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाना। टैरिफ्स किन चीजों पर? सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स पर, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, और वाइन्स एंड स्पिरिट्स पर। इन पर भारत में इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है, जिसे वो कम करवाना चाहते हैं। और IPR का मुद्दा? हाँ, वो एक मजबूत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR रिजीम भी चाहते हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल्स में, ताकि उनकी कंपनियों के पेटेंट्स सुरक्षित रहें। लेकिन इस पूरी बातचीत में सबसे बड़ा कांटा है CBAM। मैं ये टर्म बार बार सुन रही हूँ। CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। आसान भाषा में ये है क्या? इसे आप EU का एक तरह का कार्बन टैक्स समझ सकते हैं। कार्बन टैक्स? हाँ, 2027 से EU में इंपोर्ट होने वाले कुछ सामानों पर, जैसे हमारे स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, इन पर ये टैक्स लगेगा। ये टैक्स लगेगा कैसे? इसका आधार क्या होगा? इसका आधार होगा कि उस सामान को बनाने में कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है। मतलब अगर भारत में 1 टन स्टील बनाने में EU के मुकाबले ज्यादा CO2 एमिट होता है, तो उस एक्स्ट्रा एमिशन पर हमारे एक्सपोर्टर को EU में टैक्स देना होगा। ओह, दिस इज सीरियस। इसका तो हमारे एक्सपोर्ट्स पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। पड़ सकता है, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अभी भी कोयले पर बहुत निर्भर है, यानी कार्बन इंटेंसिव है। इससे हमारा माल यूरोप में महंगा हो जाएगा और अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो भारत क्या चाहता है? हम इसका विरोध कर रहे हैं? हम इसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन हम एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं। भारत का कहना है कि हमें एक लंबा ट्रांजिशन पीरियड दिया जाए या फिर म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो। म्यूचुअल रिकॉग्निशन? हाँ, यानी भारत में जो हम अपने कार्बन स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, EU उन्हें मान्यता दे। वो ये ना कहें कि सिर्फ उनका तरीका ही सही। ये इस डील का सबसे पेचीदा मुद्दा है और इसी पर सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ ट्रेड। अब आते हैं स्ट्रैटेजिक ट्रायड की दूसरे पहलू पर, सिक्योरिटी एंड डिफेंस। हाँ, काया कालास की मौजूदगी, जो EU की विदेश मंत्री हैं और रूस पर अपने कड़े रुख के लिए जानी जाती हैं, ये दिखाती है कि अब इंडिया EU रिश्ते सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है।
तो क्या उम्मीद की जा सकती है? एक नई सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप की उम्मीद की जा रही है। इसमें काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर सहयोग शामिल होगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडियन ओशन रीजन में? एग्जैक्टली। इंडियन ओशन रीजन IOR में दोनों के साझा हित हैं। चीन का बढ़ता प्रभाव EU के लिए भी चिंता का विषय है। EU की अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है और भारत का अपना सागर डॉक्ट्रिन है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जी, इन दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज और इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर बात हो सकती है। ग्रेट। अब आते तीसरे पहलू पर, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नया कॉपरेशन फ्रेमवर्क ऑन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन साइन होने की उम्मीद है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा लीगल माइग्रेशन के लिए रास्ते बनाना। देखिए, इसमें एक डेमोग्राफिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। डेमोग्राफिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी? हाँ, यूरोप की आबादी बूढ़ी हो रही है, उन्हें स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, और भारत एक जवान देश है। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल। अगर हम अपने युवाओं को सही स्किल्स देकर लीगल तरीके से यूरोप भेज सकें तो इससे यूरोप की इकोनॉमी को भी फायदा होगा और भारत को रेमिटेंसेस भी मिलेंगी। ये तो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। कुछ आंकड़े हैं हमारे पास बायलैटरल ट्रेड को लेकर? हाँ, 2024-25 के आंकड़ों के हिसाब से हमारा बायलैटरल ट्रेड करीब 136 बिलियन US डॉलर्स का था। 136 बिलियन? 2 अरब लोगों का है। इस FTA के बाद ये ट्रेड वॉल्यूम कई गुना बढ़ सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? व्हाट इज द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन ये है कि ये डील भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन हमें ब्रसल्स इफेक्ट से सावधान रहना होगा। ब्रसल्स इफेक्ट, ये क्या है? ब्रसल्स इफेक्ट का मतलब है EU की नियामक शक्ति। EU अपने स्टैंडर्ड्स, चाहे वो एनवायरनमेंट के हों या डेटा प्राइवेसी के, उन्हें पूरी दुनिया पर लागू करने की कोशिश करता है। CBAM इसी का एक उदाहरण है। अच्छा। तो हमें इस डील को नेगोशिएट करते समय ये ध्यान रखना होगा कि हम उनकी रेगुलेटरी पावर में फंसे नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखें। तो एक तरफ हम EU के साथ इतने बड़े समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ US से जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी चिंताजनक हैं। हाँ, बिल्कुल। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नई नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी NDS 2026 जारी की है। जी, और ये अमेरिकी विदेश नीति में एक टेक्टोनिक शिफ्ट, एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। इसके कोर आइडियाज क्या हैं? क्या बदलाव आया है? इसके 2 कोर आइडियाज हैं। पहला है होमलैंड फर्स्ट डॉक्ट्रिन। होमलैंड फर्स्ट, नाम से ही लग रहा है कि US अब ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका से पीछे हट रहा है। उसका फोकस अब सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका पर होगा। तो एक तरह से फोर्ट्रेस अमेरिका वाली सोच है। बिल्कुल। वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने पर ज्यादा ध्यान देंगे, बजाय इसके कि दुनिया के दूसरे कोनों में जाकर लड़ाइयां लड़ें। और दूसरा आइडिया तो और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, बर्डन शेयरिंग। बिल्कुल। बर्डन शेयरिंग यानी बोझ साझा करना। NDS साफ साफ कहता है कि US के एलाइज यानी सहयोगियों को अब अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाना होगा। कितना खर्च? NDS में एक बहुत ही स्पेसिफिक आंकड़ा दिया गया है। सहयोगियों को अपने GDP का 3.5% कोर मिलिट्री पर खर्च करना होगा। 3.5%? और 1.5% सिक्योरिटी रिलेटेड स्पेंडिंग पर, यानी कुल मिलाकर अपने GDP का 5%। 5%? मैं इस आंकड़े पर जोर देना चाहूंगी। 5% ऑफ GDP, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये नेटो के 2% के स्टैंडर्ड से 2.5 गुना ज्यादा है। 5%? भारत का रक्षा बजट तो अभी GDP का करीब 2% है। बिल्कुल, 2.1% के आसपास। तो अगर US हमसे 5% की उम्मीद करेगा तो ये तो हमारे पूरे नेशनल बजट को हिलाकर रख देगा। यही सबसे बड़ी चिंता है। इससे भारत पर जबरदस्त बजटरी प्रेशर आएगा। हमें हेल्थ, एजुकेशन जैसे जरूरी क्षेत्रों से पैसा निकालकर डिफेंस में डालना पड़ सकता है। इसका मतलब क्वाड जैसे ग्रुप्स का भविष्य क्या होगा? क्वाड तो US के बिना। यही सबसे बड़ा सवाल है, द क्वाड डिलेमा। अगर US होमलैंड फर्स्ट पर चला जाता है तो इंडियन ओशन रीजन में चीन को रोकने का ज्यादातर भार भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया पर आ जाएगा। हिमालय में अगर चीन के साथ कोई संकट होता है तो क्या हम US नेवी की मदद की उम्मीद कर सकते हैं? इस NDS के बाद तो मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल। ये NDS एक तरह से भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति को सही साबित करता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल न होने की नीति। हाँ, हमारा जो फैसला था कि हम किसी भी मिलिट्री अलायंस जैसे नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अब सही लग रहा है। हम किसी ऐसे पार्टनर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते जिसकी विदेश नीति हर 4-8 साल में चुनाव के बाद बदल जाती हो। चीन पर US के रुख में भी कुछ बदलाव आया है। हाँ, और ये भी एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट है।
2018 की एनडीएस में चीन को एक रिविजनिस्ट पावर कहा गया था, जो इंटरनेशनल ऑर्डर को बदलना चाहता है। राइट। इस बार की एनडीएस में भाषा थोड़ी नरम है। इसमें कहा गया है डिटेरेंस थ्रू स्ट्रेंथ, नॉट कॉन्फ्रंटेशन। डिटेरेंस थ्रू स्ट्रेंथ, नॉट कॉन्फ्रंटेशन। मतलब हम ताकतवर तो रहेंगे, लेकिन बेवजह टकराव मोल नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चीन के साथ एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहता है। तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? व्हाट शुड इंडिया डू? भारत को अपने हार्ड पावर, अपनी सैन्य क्षमता को और तेजी से बढ़ाना होगा। आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस को और मजबूत करना होगा। और आत्मनिर्भर भारत, और साथ ही हमें मिनी लैटरल सहयोग को मजबूत करना होगा। मिनी लैटरल? हाँ, यानी छोटे फ्लेक्सिबल ग्रुप्स बनाना, जैसे फ्रांस और जापान के साथ। ये वो मिडिल पावर्स हैं जिनकी नीतियां यूएस की तरह ज्यादा बदलती नहीं हैं। तो क्वाड का इस्तेमाल करना है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना है। प्रिसाइजली, हमें एक मिनी लैटरल सहयोग का जाल बुनना होगा, जो यूएस की नीतियों में उतार चढ़ाव के बावजूद इंडो पैसिफिक में स्थिरता बनाए रख सके। यूएस से जुड़ी एक और खबर है, टैरिफ्स को लेकर। यूएस इंडिया टैरिफ थॉ। हाँ, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि भारत पर लगे 25% प्यूनिटिव टैरिफ को हटाया जा सकता है। ये टैरिफ्स लगे कब थे? अगस्त 2025 में यूएस ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया था। ये उसी का हिस्सा है। और इसे हटाने का कारण क्या बताया जा रहा है? बेसेंट का दावा है कि यूएस टैरिफ्स के बाद भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद कोलैप्स्ड हो गई है, यानी लगभग खत्म हो गई है। क्या ये सच है? देखिए, ये यूएस का एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी काम कर गई। तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि भारत ने हमेशा अपने ऊर्जा सुरक्षा के अधिकार को बनाए रखा है। हमने रूसी तेल तब खरीदा जब वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था। अब अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में बदलाव आया है और हम कहीं और से तेल खरीद रहे हैं, तो वो एक कमर्शियल डिसीजन है, यूएस के दबाव का नतीजा नहीं। तो ये इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का एक उदाहरण है। बिल्कुल, व्यापार का विदेश नीति के हथियार के रूप में उपयोग। इस टैरिफ के हटने से हमारी स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को जरूर राहत मिलेगी। और यूएस से जुड़ी एक और बड़ी खबर है डब्ल्यूएचओ से विड्रॉल की। हाँ, यूएस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से औपचारिक रूप से बाहर हो गया है। इसका क्या असर पड़ेगा? मेंस GS2 के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पहला, फंडिंग क्राइसिस। यूएस डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा डोनर था। उसके बाहर जाने से पोलियो, मलेरिया, टीबी जैसे ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और दूसरा असर? दूसरा, जियोपॉलिटिकल वैक्यूम। यूएस के जाने से जो खाली जगह बनेगी, उसे भरने की कोशिश चीन करेगा। डब्ल्यूएचओ पर चीन का प्रभाव और बढ़ जाएगा। तो इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है? भारत को अब लीडरशिप रोल लेना होगा। हमें ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना पड़ सकता है और फंडिंग गैप को भरने में दूसरे देशों के साथ मिलकर मदद करनी पड़ सकती है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक मौका भी। बिल्कुल। ये यूएस की बदलती रणनीति का मतलब है कि भारत को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी, चाहे वो बाहरी हो या अंदरूनी, और ज्यादा मजबूती से लेनी होगी। हाँ। और इसी से जुड़ी खबर मणिपुर से आ रही है। जी, मणिपुर में एक बहुत ही वीभत्स वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A का इस्तेमाल करके उसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। सेक्शन 69A, ये सेक्शन अक्सर खबरों में रहता है। ये है क्या? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का एक सेक्शन है। ये केंद्र सरकार को कुछ खास आधारों पर किसी भी ऑनलाइन जानकारी को ब्लॉक करने की शक्ति देता है। वो आधार क्या क्या है? कई आधार हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, या लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। मणिपुर वाले मामले में इसी का इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। सरकार का तर्क था कि वो वीडियो पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकता है और हिंसा भड़का सकता है। फिर ये फिर से एक और बैलेंसिंग एक्ट है, राइट टू नो वर्सेस पब्लिक ऑर्डर। बिल्कुल, एक तरफ नागरिकों का जानने का अधिकार है और दूसरी तरफ समाज में शांति बनाए रखने की राज्य की जिम्मेदारी। ऑफ इंडिया 2015 का श्रेया सिंघल केस। जी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को तो असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया था, लेकिन सेक्शन 69A को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। अच्छा, 66A को रद्द किया था, 69A को नहीं। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने माना कि सेक्शन 69A में जो ब्लॉकिंग की प्रक्रिया है उसमें कई सेफगार्ड्स हैं,
ऐसा नहीं है कि सरकार जब चाहे जो चाहे ब्लॉक कर सकती है। क्या प्रक्रिया है? व्हाट इज द प्रोसेस? 2009 में इसके लिए नियम बनाए गए थे। प्रक्रिया ये है कि एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है जो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट की जांच करता है। फिर एक कमेटी होती है जिसमें अलग अलग मंत्रालयों के लोग होते हैं, वो इसे अप्रूव करती है। और इसमें एक इमरजेंसी क्लॉज भी तो है। हाँ, अगर कोई आपात स्थिति हो तो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी तुरंत ब्लॉकिंग का आदेश दे सकता है, जिसे बाद में कमेटी से अप्रूव करवाना होता है। लेकिन इन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को गोपनीय क्यों रखा जाता है? रूल 16 के तहत ये तो ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। आलोचक कहते हैं कि सरकार इस गोपनीयता का फायदा उठाकर वो कंटेंट भी ब्लॉक कर देती है जो उसकी आलोचना करता हो। करेक्ट। तो ये एक लगातार चलने वाली बहस है, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच। मणिपुर जैसे संवेदनशील इलाके में ऐसा वीडियो आग में घी का काम कर सकता है। इसे स्पार्क इफेक्ट कहते हैं। तो वहां डिजिटल कर्फ्यू लगाना जरूरी हो जाता है। और इसमें मेटा, गूगल जैसी सोशल मीडिया कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है? आईटी रूल्स 2021 के तहत उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार के लीगल ऑर्डर्स का पालन करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिली हुई है वो छिन सकती है। मतलब उन पर भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना को हम कल गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखेंगे। गैलेंट्री अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। जी, राष्ट्रपति ने 982 कर्मियों के लिए गैलेंट्री अवार्ड्स को मंजूरी दी है। प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? 2 चीजें। पहला, कीर्ति चक्र। इस बार 2 कीर्ति चक्र दिए गए हैं, जिनमें से एक मरणोपरांत है। कीर्ति चक्र। दूसरा, शौर्य चक्र। इस बार 14 शौर्य चक्र दिए गए हैं, जिनमें से 3 मरणोपरांत है। इन अवार्ड्स की हायरार्की क्या है? ये अक्सर कंफ्यूज करती है। हाँ, इसे समझना जरूरी है। गैलेंट्री अवार्ड्स 2 तरह के होते हैं, वॉर टाइम और पीस टाइम। वॉर टाइम और पीस टाइम। वॉर टाइम में सबसे ऊपर है परमवीर चक्र, पीवीसी, फिर महावीर चक्र, एमवीसी, और फिर वीर चक्र, वीआरसी। पीवीसी, एमवीसी, वीआरसी। और पीस टाइम में इनके समानांतर सबसे ऊपर है अशोका चक्र, एसी, फिर कीर्ति चक्र, केसी, और फिर शौर्य चक्र, एससी। तो परमवीर चक्र के बराबर है अशोका चक्र। हाँ, महावीर चक्र के बराबर है कीर्ति चक्र और वीर चक्र के बराबर है शौर्य चक्र। अब क्लियर हुआ। और फ्लाई पास्ट में भी कुछ नया है इस बार? हाँ, फ्लाई पास्ट में एक नई सिंदूर फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सिंदूर फॉर्मेशन, ये नाम कहां से आया? इसका नाम मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा गया है। अच्छा, और इसमें कौन से विमान शामिल होंगे? इसमें हमारे 2 फ्रंटलाइन फाइटर्स राफेल और Su-30 MKI जेट्स शामिल होंगे। इसका कोई स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक हवाई करतब नहीं है, ये हमारे एडवर्सरीज, हमारे दुश्मनों के लिए डिटरेंस का एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है और हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का एक तरीका भी है। बहुत खूब। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी, यहाँ पर भारत इनोवेट्स 2026 पहल की बात हो रही है। ये क्या है? भारत इनोवेट्स 2026 एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर PSA के ऑफिस ने मिलकर हाईलाइट किया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है भारत के डीप टेक इनोवेशंस को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना। डीप टेक, ये शब्द हम बहुत सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, टेक स्टार्टअप्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं शैलो टेक। शैलो टेक, जैसे ई-कॉमर्स एप्स या फूड डिलीवरी एप्स। एग्जैक्टली, ये मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बिजनेस मॉडल बनाते हैं। लेकिन डीप टेक स्टार्टअप्स अलग होते हैं। कैसे? ये किसी फंडामेंटल साइंटिफिक डिस्कवरी या किसी बहुत ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग इनोवेशन पर आधारित होते हैं। जैसे AI, रोबोटिक्स? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, ये सब डीप टेक के उदाहरण हैं। इनकी खासियत क्या होती है? इनकी 3 खासियतें होती हैं। एक, हाई बैरियर टू एंट्री, मतलब इन्हें कोई भी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। दूसरा, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स, इन्हें बनने और मार्केट तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। और तीसरा, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन्हें बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत होती है, जिसे पेशेंट कैपिटल कहते हैं। पेशेंट कैपिटल मतलब ऐसा पैसा जो लंबे समय तक रिटर्न का इंतजार कर सके। बिल्कुल। तो भारत इनोवेट्स 2026 का मकसद ऐसे ही डीप टेक स्टार्टअप्स को पहचानना और उन्हें एक ग्लोबल स्टेज पर ले जाना है। और इसके लिए प्रक्रिया क्या है? IIT गांधीनगर में एक नेशनल बेस कैंप लगाया गया, जहां पूरे देश से लगभग 400 स्टार्टअप्स को चुना गया। अब इनमें से बेस्ट को फ्रांस में होने वाले एक बड़े टेक्नोलॉजी शोकेस में भेजा जाएगा। मेंस के लिए इसका क्या महत्व है?
मेंस के लिए ये भारत के इकोनॉमिक एवोल्यूशन का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक सर्विस इकोनॉमी नहीं रहना चाहता, बल्कि एक प्रोडक्ट इकोनॉमी बनना चाहता है। सर्विस से प्रोडक्ट इकोनॉमी। हाँ, हम सिर्फ दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज नहीं करना चाहते, हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं जो दुनिया खरीदे। और सरकार की नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी NDTSP से इसका क्या संबंध है? ये पहल उसी पॉलिसी को जमीन पर उतारने का एक तरीका है। NDTSP का मकसद डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग, मेंटरशिप और मार्केट एक्सेस का एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है। भारत इनोवेट्स उसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। शानदार। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, कल्चर, सोशल इश्यूज एंड एथिक्स। जी। सबसे पहले पद्मा अवार्ड्स 2026 की घोषणा हो गई है। हाँ, सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी है। इस साल कुल 139 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसमें कोई खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है? हाँ, पिछले कुछ सालों से जो पीपल्स पद्मा की थीम चल रही है वो इस साल भी जारी है। पीपल्स पद्मा मतलब अब ये पुरस्कार सिर्फ जाने माने चेहरों को नहीं, बल्कि ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को भी दिए जा रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। ये पुरस्कार कब शुरू हुए थे? ये 1954 में शुरू हुए थे। क्या ये हमेशा से दिए जा रहे हैं? नहीं, 2 बार इन्हें निलंबित किया गया था, 1978-1979 में और फिर 1993-97 के दौरान। इनकी चयन प्रक्रिया क्या है? इसके लिए एक पद्मा अवार्ड्स कमेटी होती है जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री करते हैं। ये कमेटी नामों की सिफारिश करती है। एक साल में अधिकतम कितने पुरस्कार दिए जा सकते हैं? एक साल में अधिकतम 120 पुरस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें मरणोपरांत और विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कार शामिल नहीं हैं। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन पर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। उनके भाषण के मुख्य बिंदु क्या थे? उनके भाषण में 3-4 मुख्य बातें थीं। पहला, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर बहुत जोर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? हाँ, उन्होंने कहा कि हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवित दस्तावेज है, जिसके नैतिक मूल्यों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दूसरा बिंदु क्या था? दूसरा, उन्होंने विकसित भारत 2047 का जिक्र किया और देश के युवाओं से राष्ट्र निर्माण में भाग लेने का आह्वान किया। और पर्यावरण पर भी उन्होंने कुछ कहा? जी हाँ, उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 80 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। 80 करोड़, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। और आखिर में उन्होंने सोशल जस्टिस और अंत्योदय के सिद्धांत पर जोर दिया, यानी विकास का लाभ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अब इस सब से एथिक्स का लिंकेज कैसे बनता है GS पेपर 4 के लिए? आज की चर्चा से एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी बनती है, द मणिपुर वीडियो एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स डिलेमा। अच्छा। मान लीजिए आप एक जिले के DM हैं जहां ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। आपके सामने क्या डिलेमा है? डिलेमा है राइट टू नो वर्सेस पब्लिक ऑर्डर। एक तरफ लोगों को सच जानने का अधिकार है, दूसरी तरफ उस सच से हिंसा भड़कने का खतरा है। बिल्कुल। तो एथिकल एक्शन क्या होगा? मेरे ख्याल से उस स्थिति में एथिकल एक्शन वीडियो को ब्लॉक करना ही होगा। क्यों? कौन सी एथिकल थियरी इसे जस्टिफाई करती है? यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। लोगों को जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे जो हिंसा भड़केगी उससे बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो सकता है। तो ज्यादा लोगों की भलाई इसी में है कि वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही एनालिसिस। लेकिन इसमें सेंसरशिप के खतरों और राज्य की जवाबदेही पर भी बात करनी होगी। एक एडमिनिस्ट्रेटर को ये सुनिश्चित करना होगा कि इस पावर का मिसयूज ना हो। प्रिसाइसली, यही एथिकल एनालिसिस है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने सबसे पॉपुलर सेगमेंट पर आते हैं, प्रीलिम्स स्पेशल सेक्शन। लेट्स डू इट। यहाँ हम आज की चर्चा से जुड़े कुछ क्विक फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे। जी। फैक्ट नंबर 1, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। फैक्ट नंबर 2, ECI की शक्तियों से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 324। फैक्ट नंबर 3, कीर्ति चक्र कौन सा सर्वोच्च पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है? दूसरा सर्वोच्च, पहला है अशोका चक्र। सेक्शन 69A। फैक्ट नंबर 5, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वॉन डर लायन। फैक्ट नंबर 6, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो कोस्टा। फैक्ट नंबर 7, CBAM क्या है? यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स। फैक्ट नंबर 8, सिंदूर फॉर्मेशन क्या है? गणतंत्र दिवस पर इंडियन एयरफोर्स का एक नया फ्लाई पास्ट। फैक्ट नंबर 9, डीप टेक क्या है? किसी साइंटिफिक डिस्कवरी या इंजीनियरिंग इनोवेशन पर आधारित स्टार्टअप।
और आखिरी फैक्ट नंबर 10, एक पेड़ माँ के नाम क्या है? एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान। शानदार रिवीजन। अब बारी है क्विज की। मैं 5 MCQs पूछूंगी। जरूर। पहला सवाल नेशनल वोटर्स डे पर है। 3 स्टेटमेंट्स हैं। 1, ये दिन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2, 2026 में मनाया गया NVD 16वां संस्करण था। 3, स्थापना के बाद से ECI हमेशा एक बहुसदस्यीय निकाय रहा है। A 1 and 3 only, B 2 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, स्टेटमेंट 1 गलत है। ये ECI के स्थापना दिवस पे मनाया जाता है, किसी की जयंती पर नहीं। राइट। स्टेटमेंट 3 भी गलत है। ECI 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी थी, उसके बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी बनी। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। हाँ, हमने चर्चा की थी कि ये 16वां NVD है, तो सही उत्तर है B 2 ओनली। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल CBAM पर है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो हाल ही में खबरों में था, किस संगठन से संबंधित है? A वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, B यूरोपियन यूनियन, EU, C यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, D G20। ये तो आसान है, हमने इस पे बहुत विस्तार से बात की है। इसका सही जवाब है B यूरोपियन यूनियन। करेक्ट। तीसरा सवाल गैलेंट्री अवार्ड्स की जोड़ी पर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 1 परमवीर चक्र अशोका चक्र, 2 महावीर चक्र कीर्ति चक्र, 3 वीर चक्र शौर्य चक्र। इनमें से कौन से वॉर टाइम और पीस टाइम इक्विवेलेंट अवार्ड्स सही सुमेलित हैं? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C all 3, D 1 and 3 only। हमने इस हायरार्की को भी डिस्कस किया था और ये तीनों जोड़ियां बिल्कुल सही हैं। PVC वॉर टाइम का सर्वोच्च है, AC पीस टाइम का, MVC के बराबर KC है और VRC के बराबर SC है। तो उत्तर है C all 3। परफेक्ट। चौथा सवाल सेक्शन 69A IT एक्ट के आधार पर है। IT अधिनियम की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार किन आधारों पर ऑनलाइन जानकारी को ब्लॉक कर सकती है? 1 पब्लिक ऑर्डर, 2 सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, 3 डिफेमेशन, 4 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये ट्रिकी सवाल है। डिफेमेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 19(2) में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के आधार तो हैं, लेकिन ये सेक्शन 69A में ब्लॉकिंग के आधारों में शामिल नहीं है। अच्छा। सेक्शन 69A के आधार हैं सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर एटसेट्रा। तो दिए गए विकल्पों में से सिर्फ 1 और 2 सही हैं। उत्तर है A। बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल अनमैप्ड वोटर्स पर है। हाल ही में ECI द्वारा पहचाने गए अनमैप्ड वोटर्स शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? A वो वोटर जो अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं रहते, B वो वोटर जिनका नाम एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में है, C वो वोटर जिनकी एंट्रीज का 2002 के बेसलाइन डेटा से कोई लिनिएज या ऑडिट ट्रेल नहीं मिल रहा है, D वो NRI वोटर जिन्होंने अभी तक अपना वोट रजिस्टर नहीं किया है। हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था। अनमैप्ड वोटर्स वो हैं जिनका लेगेसी डेटा से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो इसका सही जवाब है C। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ हमारा प्रीलिम्स सेक्शन खत्म होता है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर, मेंस प्रैक्टिस एंड कंक्लूजन। जी। आज की चर्चा पर आधारित 2 मेंस के सवाल हैं। पहला GS पेपर 2 पॉलिटी से है। सवाल है, चुनावी सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने क्या चुनौतियां हैं? हालिया तकनीकी हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करते हुए इलेक्टोरल इंटेग्रिटी और नागरिकों के मताधिकार के बीच संतुलन बनाने के उपाय सुझाएं। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका मॉडल आंसर आउटलाइन क्या हो सकता है? हाँ, उस पर चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम नेशनल वोटर्स डे का जिक्र कर सकते हैं और भारत में वोटरों के विशाल स्केल की बात कर सकते हैं। ठीक है। बॉडी को हम 3-4 भागों में बांट सकते हैं। पहले चुनौतियां बताएं, जैसे गोस्ट वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, लॉजिस्टिकल इश्यूज। फिर हालिया सुधारों पर आएं, जैसे एल्गोरिथमिक ऑडिट्स, अनमैप्ड वोटर्स की पहचान। फिर इन सुधारों से जुड़े जोखिमों पर बात करें, जैसे एल्गोरिथमिक बायस, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का खतरा
और फेडरल इश्यूज। राइट। और आखिर में संतुलन बनाने के उपाय सुझाएं, जैसे हाइब्रिड वेरिफिकेशन मॉडल, सुओ वोटो करेक्शन और ट्रांसपेरेंसी। और कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का आधार ह्यूमन ट्रस्ट और वेरिफिकेशन ही रहेगा। दोनों का संतुलन ही आगे का रास्ता है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन है। दूसरा सवाल जीएस पेपर 2 IR से है। सवाल है, यूएस नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी NDS 2026 में होमलैंड फर्स्ट और बर्डन शेयरिंग के सिद्धांतों का भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। ये भी एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। इसका आउटलाइन क्या होगा? इंट्रोडक्शन में हम NDS 2026 के कोर्स शिफ्ट को परिभाषित कर सकते हैं ग्लोबल पुलिसमैन से फोर्ट्रेस अमेरिका की तरफ। ठीक है। बॉडी में हम भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। पहला, क्वाड पर प्रभाव और IOR में बढ़ता दबाव। दूसरा, 5% GDP की मांग का बजटरी प्रेशर। और तीसरा, ये कैसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति को वैलिडेट करता है। और भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? उसमें हम लिख सकते हैं कि भारत को अपनी हार्ड पावर बढ़ानी होगी, डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना होगा और फ्रांस, जापान जैसी मिडिल पावर्स के साथ मिनीलैटरल कोऑपरेशन को मजबूत करना होगा। और कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भारत को यूएस के साथ अपने संबंधों को मैनेज करते हुए एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी एक स्वतंत्र भूमिका निभानी होगी, जो क्वाड का उपयोग तो करे पर उस पर निर्भर न रहे। बेहतरीन। ये दोनों ही सवाल एस्पिरेंट्स को जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के की टेकअवेज क्या हैं संक्षेप में? मेरे हिसाब से 4 मुख्य टेकअवेज हैं। पहला, ECI का डेटा प्यूरिफिकेशन ड्राइव दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, लेकिन उसे मानवीय मूल्यों के साथ संतुलित करना होगा। दूसरा, इंडिया EU समिट एक नए जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट का संकेत है, जिसमें भारत एक प्रमुख ध्रुव बन के उभर रहा है। तीसरा, US की बदलती रणनीति भारत को अपनी सुरक्षा के लिए और अधिक आत्मनिर्भर होने का एक कड़ा संदेश दे रही है। और चौथा, सेक्शन 69A का उपयोग हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच की रेखा बहुत महीन है और इसे बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। बेहतरीन। तो आज हमने देखा कि भारत हर मोर्चे पर एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी और लोकतंत्र के बीच हो, व्यापार और पर्यावरण के बीच हो, या फिर राष्ट्रीय हितों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच हो। बिल्कुल। आज की बड़ी खबरें सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, बल्कि ये भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाले बड़े कदम हैं। ECI का डेटा ड्राइव, इंडिया UE समिट और US की नई रणनीति, ये सब मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।